इतिहास की दुनिया में जब भी किसी बड़े साम्राज्य की बात होती है तो मौर्य साम्राज्य का नाम सुनाई देता है। भारत के पहले अखिल भारतीय यानी पूरे देश में फैले शासन की शुरुआत इसी साम्राज्य से हुई थी। क्या आप जानते हैं कि यह साम्राज्य सिर्फ एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे और सेना के बल पर ही नहीं बल्कि सोच, रणनीति और धैर्य की वजह से भी टिक सका। आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जब भारत एक विशाल संगठित सत्ता के अधीन आया, जिसने न केवल अपने दुश्मनों को हराया बल्कि शासन की नई परिभाषा भी गढ़ी। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की, लेकिन सिर्फ राजा और युद्ध की नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन की भी। ये कहानी केवल सत्ता के विस्तार की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तब यहाँ का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था जिस पर नंद वंश का शासन था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को खत्म कर एक नए युग की शुरुआत की। यह घटना 420 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच घटी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक नया राजवंशी नहीं बनाया बल्कि एक मजबूत प्रशासन भी खड़ा किया जिसे आगे चलकर उनके वंशजों ने और भी समृद्ध किया। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि मौर्यकालीन भारत सिर्फ एक राजवंश के शासन की कहानी नहीं है, यह उस समय के समाज, व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी प्रतीक है। उस दौर को समझने के लिए हमारे पास कई ऐतिहासिक स्रोत हैं, जैसे कि यूनानी दूत मेगास्थनीज की इंडिका अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख और पुराणों की राज सूचियां। ये स्रोत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि उस समय शासन कैसे चलता था, व्यापार कैसे होता था और समाज की संरचना कैसी थी। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, उन्होंने अपने ग्रंथ इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, लेकिन यह किताब अब हमारे पास नहीं है। केवल बाद के लेखकों ने इसके कुछ अंश लिखे हैं। वो लिखते हैं कि पाटलिपुत्र एक योजनाबद्ध शहर था जहां ऊंची दीवारें, सड़कों का सुव्यवस्थित जाल और प्रशासनिक कार्यालय थे। क्या यह कल्पना करना रोमांचक नहीं कि हजारों साल पहले भी भारत में इतने विकसित शहर हुआ करते थे? लेकिन मेगास्थनीज की कई बातें संदिग्ध भी हैं। उन्होंने लिखा कि भारत में चोरी नहीं होती थी और लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मौर्यकालीन प्रशासन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ है जिसमें राज्य की संरचना, कर प्रणाली, सेना और जासूसी तंत्र तक का विस्तृत विवरण मिलता है। ये किताब बताती है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और शासन किस तरह से चलाना चाहिए। इसमें सप्तांश सिद्धांत का वर्णन है जिसमें राज्य को 7 भागों में विभाजित किया गया है। यह हर पहलू को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करता है जिससे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक दक्षता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात करें अशोक के शिलालेखों की, तो ये उस काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह अपने शासन को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। उनकी लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी में थीं, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख ग्रीक और अरामाइक में भी मिले हैं। इसका मतलब यह है कि उस समय भारत में एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज मौजूद था। लेकिन क्या सिर्फ ये स्रोत ही मौर्यकाल को समझने के लिए पर्याप्त हैं? नहीं, हमें अन्य भौतिक साक्ष्यों पर भी ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए पुरातात्विक उत्खनन में मिले सिक्के, भवनों के अवशेष और नगरों की संरचनाएं भी हमें मौर्यकाल की झलक देती हैं। पाटलिपुत्र में बुलंदीबाग और कुम्हरार जैसे स्थानों से प्राप्त लकड़ी के अवशेष बताते हैं कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी। चलिए अब इस साम्राज्य की शुरुआत की कहानी को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रखी? उनके बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई। कुछ मानते हैं कि वे नंद वंश के राजा की संतान थे, जबकि कुछ अन्य ग्रंथ उन्हें निम्न जाति का बताते हैं। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि वे मयूर पालक यानी मोरों का पालन करने वाले एक कुल से आते थे, इसलिए उन्हें मौर्य कहा गया। ग्रीक लेखकों ने भी लिखा है कि चंद्रगुप्त किसी राजवंश से नहीं थे बल्कि अपने परिश्रम से सत्ता तक पहुंचे। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले नंद वंश को हराया, फिर अपनी शक्ति बढ़ाते हुए पश्चिम में सेल्यूकस निकेटर से संधि की। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने उसे अफगानिस्तान के कुछ हिस्से दिए, बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके बाद बिंदुसार राजा बने, जो अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाले कहे जाते थे। बिंदुसार ने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उनके शासनकाल में यूनानी राजा अंटियोकस प्रथम से अच्छे संबंध थे। अब सवाल यह उठता है कि इस विशाल साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? इतनी बड़ी आबादी पर नियंत्रण रखना और उसे संगठित ढंग से चलाना कोई आसान काम नहीं था। क्या यह संभव था कि एक राजा इतने विशाल भूभाग पर अकेले शासन कर सके? जब कोई साम्राज्य इतना विशाल होता है तो उसे चलाने के लिए एक कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है।
मौर्य प्रशासन की विशेषता यही थी कि यह न केवल केंद्रीकृत था बल्कि विभिन्न स्तरों पर अच्छी तरह संगठित भी था। राज्य के संचालन के लिए राजा को मंत्री परिषद का सहयोग मिलता था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य मंत्रियों के बिना नहीं चल सकता था। राजा के अलावा एक केंद्रीय प्रशासन था, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। शासन का प्रमुख केंद्र राजा था। राजा को प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य सभी शक्तियां प्राप्त थी। वह कर व्यवस्था, व्यापार, रक्षा और जनता के कल्याण के लिए जिम्मेदार था। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि वह खुद को देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहता था, जिससे यह साफ होता है कि वह स्वयं को ईश्वर से जुड़ा हुआ मानता था। मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। यह एक सलाहकार संस्था थी, लेकिन अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। ये परिषद विभिन्न विभागों के कार्यों का निरीक्षण करती थी और राज्य के संचालन में सहयोग देती थी। मंत्री परिषद के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत थे। शहरों का प्रशासन भी सुव्यवस्थित था। पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों में नगर प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था थी। मेगास्थनीज ने लिखा है कि नगर प्रशासन को 6 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग को 5-5 सदस्यों की एक समिति द्वारा संचालित किया जाता था। पहला भाग उद्योग और शिल्प पर निगरानी रखता था, दूसरा विदेशियों की देखरेख करता था, तीसरा जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड रखने का कार्य करता था, चौथा व्यापार और बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करता था, पांचवा निर्माण और उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करता था और छठा भाग कर संग्रह करता था। सेना भी मौर्य शासन का एक मजबूत स्तंभ थी। बिना शक्तिशाली सेना के इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखना संभव नहीं था। अर्थशास्त्र और यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि मौर्य सेना में पैदल सैनिकों के अलावा घुड़सवार, हाथी दस्ते और रथों का एक विशाल संगठन था। प्लिनी ने लिखा है कि मौर्य सेना में 700 हाथी, 1000 घुड़सवार और 80,000 पैदल सैनिक थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौर्य सेना कितनी विशाल थी। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में जासूसी तंत्र भी बहुत सशक्त था। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राजा के पास 2 तरह के गुप्तचर थे, संस्था यानी स्थायी जासूस और संचारा यानी घूमने वाली जासूस। इनका काम न केवल राजा के दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी देना था, बल्कि प्रशासन में होने वाली गड़बड़ियों की सूचना भी देना था। न्याय व्यवस्था भी अत्यधिक संगठित थी। राजा न्याय का अंतिम निर्णय करता था, लेकिन न्यायालयों का एक पूरा नेटवर्क भी था। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित थे। अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड तय किया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गलत वजन का उपयोग करता था तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता था। जाति आधारित दंड व्यवस्था भी थी, जिसमें उच्च जातियों को हल्की सजा और निम्न जातियों को कठोर दंड दिए जाते थे। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार करने की कोशिश की थी और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे न्याय में समानता रखें। कर व्यवस्था भी शासन का एक महत्वपूर्ण भाग थी। राज्य को करों के माध्यम से ही राजस्व प्राप्त होता था। मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर थे, भगा और बलि। भगा मुख्य रूप से भूमि कर था, जो कृषि उत्पाद का एक निश्चित भाग होता था। यह आमतौर पर 1/6वें हिस्से से लेकर 1/4वें हिस्से तक होता था। अशोक के लुम्बिनी अभिलेख में उल्लेख है कि उन्होंने वहां के कर को 1/8 कर दिया था। बलि एक अन्य प्रकार का कर था, जिसे सामुदायिक कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा व्यापारियों और कारीगरों पर भी अलग अलग कर लगाए जाते थे। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी, लेकिन व्यापार और वाणिज्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था। मौर्य शासन में व्यापार और वाणिज्य अत्यधिक विकसित था। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि भारत में व्यापार बहुत व्यापक था और यहां से कई वस्तुएं विदेशों तक जाती थीं। राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र जैसे नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख व्यापार मार्गों में उत्तरापथ और दक्षिणापथ शामिल थे। उत्तरापथ व्यापार मार्ग उत्तर पश्चिम भारत को गंगा के मैदानी इलाकों से जोड़ता था, जबकि दक्षिणापथ व्यापार मार्ग दक्षिण भारत तक जाता था। ताम्रलिप्ति, आधुनिक तमलुक जैसे बंदरगाह नगरों से समुद्री व्यापार भी किया जाता था। मौर्य शासन ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कृषि का विस्तार किया गया और सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि मौर्य काल में कृषि बहुत विकसित थी और यहाँ के लोग 2 फसलें उगाते थे। अशोक का प्रशासन न केवल राजनीतिक मामलों तक सीमित था, बल्कि वह सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान देता था। उन्होंने अपने शिलालेखों में बताया है कि उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और चिकित्सालयों की स्थापना की। अशोक के शासनकाल में न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाए गए। अब सवाल ये उठता है कि मौर्य समाज कैसा था? क्या यह केवल राजाओं और मंत्रियों तक सीमित था या आम जनता का भी इसमें कोई योगदान था? मौर्यकालीन समाज केवल राजा, मंत्री और सैन्य व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी असली पहचान आम लोगों से थी। समाज का आधार कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और धार्मिक गुरु थे, जिनके बिना यह साम्राज्य कभी टिक नहीं सकता था। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। दार्शनिक यानी ब्राह्मण और श्रमण, कृषक, पशुपालक और शिकारी, कारीगर और व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक, जासूस और राजा के सलाहकार।
हालांकि यह विभाजन पूरी तरह भारतीय दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता, फिर भी इससे हमें मौर्यकालीन समाज की एक झलक मिलती है। ब्राह्मणों और श्रमणों की समाज में विशेष भूमिका थी। श्रमण शब्द से बौद्ध, जैन और अन्य तपस्वी संप्रदायों के अनुयायी माने जाते थे। ये धार्मिक व्यक्ति समाज में सम्मानित थे और करों से मुक्त थे। वे अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे और शासकों को नीति तथा धर्म का ज्ञान कराते थे। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने इसे फैलाने का प्रयास किया। कृषक वर्ग समाज का सबसे बड़ा हिस्सा था। खेती ही मुख्य आर्थिक गतिविधि थी और राजा की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी यही था। मौर्य प्रशासन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि को जोतने की प्रक्रिया शुरू की थी। शूद्रों को नई कृषि भूमि पर बसाने की योजना बनाई गई थी, जिससे खेती का विस्तार हो। युद्ध में पकड़े गए बंदियों को भी खेतों में काम करने के लिए लगाया जाता था। उदाहरण के लिए 1,50,000 लोगों को कलिंग युद्ध के बाद बसाया गया और कृषि कार्यों में लगाया गया। इससे पता चलता है कि श्रम शक्ति पर मौर्य प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। गांवों का प्रशासन व्यवस्थित था। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर गांव की व्यवस्था संभालता था। राजस्व संग्रहण, भूमि का बंटवारा और कानून व्यवस्था बनाए रखना गांव प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारियां थी। करों का भुगतान सामूहिक रूप से किया जाता था और किसानों को सरकार द्वारा निश्चित कर अदा करना पड़ता था। कारीगर और व्यापारी भी समाज का अभिन्न हिस्सा थे। लोहार, कुम्हार, बुनकर, स्वर्णकार, बढ़ई, मूर्तिकार, चित्रकार, ये सभी कारीगर अपनी अपनी शिल्पकला में निपुण थे। मेगास्थनीज के अनुसार कुछ कारीगरों को करों से छूट दी जाती थी, खासतौर पर वे जो राज्य के लिए काम करते थे, जैसे शस्त्र बनाने वाले, जहाज बनाने वाले और भवन निर्माण करने वाले। मौर्य शासन में व्यापार अत्यधिक संगठित था और व्यापारियों की अपनी गिल्डें यानी श्रेणियां होती थी, जो उनकी कार्य प्रणाली और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी। ये गिल्डें न केवल व्यापार और उद्योग का संचालन करती थीं, बल्कि कभी कभी प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग करती थीं। व्यापार मार्गों का विस्तार किया गया था, जिससे वस्त्र, धातु, मसाले और अन्य वस्तुएं विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाई जाती थी। भारत से पश्चिमी एशिया और ग्रीस तक कपास, मोती, हाथी दांत और कीमती पत्थरों पर निर्यात होता था। राजमार्गों और व्यापारिक केंद्रों को व्यवस्थित करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे। व्यापार और वाणिज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी। मौर्य काल में प्रचलित सिक्के कर्षापण कहलाते थे, जो चांदी के होते थे और उन पर विशेष चिन्ह बनाए जाते थे। मौर्य शासन में केवल आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में यह स्पष्ट किया है कि वह धर्म और नैतिकता को शासन का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उन्होंने धम्म यानी धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान, प्राणियों पर दया, माता पिता और गुरुओं का सम्मान तथा सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी गई थी। अशोक के धर्म प्रचार की नीतियों से यह साफ होता है कि वे केवल अपने राज्य की भौतिक उन्नति नहीं चाहते थे, बल्कि जनता की मानसिक और नैतिक उन्नति भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों को पूरे देश में भेजा, ताकि वे जनता को नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दे सकें। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए श्रीलंका, ग्रीस और मिस्र तक अपने दूत भेजे। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं कि उन्हें सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में महिलाओं का उल्लेख मिलता है और अशोक की नीति में सभी को समान दृष्टि से देखने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही अशोक का शासन समाप्त हुआ, मौर्य साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अशोक के उत्तराधिकारियों की शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी और धीरे धीरे प्रांतों में बगावतें शुरू हो गई। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। विशाल साम्राज्य को एक केंद्रीकृत प्रशासन से नियंत्रित करना कठिन हो गया था। प्रांतीय शासक शक्तिशाली हो गए थे और उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमणों का खतरा बढ़ गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अशोक की अहिंसा नीति ने सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया था, जिससे बाहरी आक्रमणों से बचाव मुश्किल हो गया। हालांकि मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत लंबे समय तक भारतीय इतिहास में बनी रही। यह पहला साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को एक प्रशासनिक ढांचे में बांधने की कोशिश की। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो मौर्य काल को केवल एक साम्राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में देखते हैं। एक ऐसी विचारधारा जिसने भारत को पहली बार एक राष्ट्र के रूप में आकार दिया। अशोक का धम्म, चंद्रगुप्त की राजनीति और बिंदुसार की सैन्य नीति, ये सभी तत्व भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। लेकिन एक सवाल अब भी उठता है, अगर मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली था, तो क्या इसके पतन को टाला जा सकता था? क्या अगर अशोक की अहिंसा नीति नहीं होती, तो यह साम्राज्य और लंबे समय तक टिकता? क्या मौर्य प्रशासन में ऐसी कोई कमजोरी थी जिसने इसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया?
इतिहास में ये सवाल हमेशा उठते रहेंगे और हर इतिहासकार का अपना उत्तर होगा, लेकिन इतना तय है कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे सुनहरे अध्यायों में से एक था, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की।